हाय एवरीवन, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे एम लक्ष्मीकांत के समरी का जो चैप्टर नंबर 5 है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज का जो पार्ट 2 होगा हम लोग उसको। इम्पोर्टेंट सेशन है ये आपके लिए, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग ये समझेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन संघ और उसके राज्य क्षेत्र से निकल कर के आए थे और हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उस पर क्या आया हुआ था और कैसे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसी को डिस्कस करेंगे। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि ये हम लोग के मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। आते हैं अगर हम लोग क्वेश्चन के ऊपर, तो सबसे पहले एक प्रश्न आपके दिमाग में ये उठता जरूर होगा, अगर आपने सेशन 1 को देखा है तो इसमें आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि आर्टिकल 3 तो ये भी बोलता है कि आपके जो राज्य है उस राज्य क्षेत्र के सीमा में आप परिवर्तन कर सकते हैं। तो एक बात ये भी आया होगा आपके दिमाग में कि अगर राज्य क्षेत्र की सीमा में हम परिवर्तन कर सकते हैं तो अपना राज्य किसी दूसरे देश को भी तो दे सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में। और सेम क्वेश्चन उस वक्त भी पूछा गया 1960 में, जब बेड़ूबाड़ी का मामला आया हुआ था कि क्या पावर है हमारे गवर्नमेंट को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, कि वो आर्टिकल 3 के थ्रू राज्यों का सीमा समाप्त करके दूसरे देशों को दे दे। तब इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया कि भारतीय क्षेत्र को अन्य देशों को सीमा देने का पावर नहीं है। इस तरीके का जो काम किया जाएगा वो संविधान के संशोधन करने के बाद आर्टिकल 368 के थ्रू किया जाएगा। क्लियर है बात? ये जजमेंट आया हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। ये 1960 में आया हुआ था, बात खत्म है। और इसको तब लाया गया हुआ था जब उपरोक्त क्षेत्र को पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दिया गया हुआ था। कुछ ऐसे पार्ट थे 1960 में जो कि पाकिस्तान को ट्रांसफर किए गए हुए थे, पाकिस्तान को हस्तांतरित किए गए हुए थे। ठीक दूसरी बार 1969 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि जब सीमा में परिवर्तन करना होगा तो इसके लिए आर्टिकल 368 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। इसका जो पावर होगा वो कार्यपालिका के पास होगा, ठीक है, और इसको सामान्य बहुमत से पास किया जाएगा। सेम चीज हुआ था 100वां संविधान संशोधन 2015 में, जब बांग्लादेश से कुछ पार्ट हम लोगों ने लिया था और बांग्लादेश को कुछ पार्ट हम लोगों ने दिया था। इसमें हुआ ये था कि इस लेन देन में भारत ने 111 विदेशी अंतर क्षेत्र, जिसको कॉन्क्लेव्स बोला जाता है, को बांग्लादेश को दे दिया हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग शुरू से जो है वो दानी प्रवृत्ति के आदमी हुआ करते हैं। और बांग्लादेश ने हमें 51 अंतर क्षेत्र, जिसको कॉन्क्लेव बोला जाता है, वो हमें हस्तांतरित कर दिया। और ये इस तरीके के पार्ट्स थे जो एनी टाइम डिस्प्यूटेड थे, जिसके लिए गवर्नमेंट ने वर्क किया। अब ये चीज क्लियर हो गया, ठीक है, कि इस तरीके का अगर कोई प्रश्न आता है जिसपे हम लोग अपना पार्ट दूसरे देश को देना चाहे तो वो दे सकते हैं, बट ऐसा बहुत रेयर एंड रेयर केस में होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि ये जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश और राज्य है, ये आखिर बने कैसे। पहला क्वेश्चन अब हमारे दिमाग में ये आएगा, क्योंकि इससे पहले जो है वो एक टर्म एंड कंडीशन जुड़ा हुआ था कि भाई साहब, एक अपना राज्य बिहार है, दूसरा उड़ीसा और तीसरा असम जो है, इसको तो हम लोगों ने भाषा के आधार पर जो है वो क्या किया था, स्टेबल किया था, भाषा के आधार पर इसको पुनर्गठित किया था। अब मैटर आया आजादी के बाद की कि भाई साहब ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे कैसे। इससे पहले हम लोग ABCD राज्य को जानते थे और उसका डिवाइडेशन किया गया हुआ था। लेकिन जैसे ही 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, वैसे उस वक्त हमारे यहाँ कितने रियासत हुआ करते थे? 552 रियासत हुआ करते थे, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ कि जो रियासत हुआ करते थे वो दो तरीके के हुआ करते थे। पहला जो रियासत होता था वो विदेशी प्रांत का होता था, जिसमें विदेशी जो हमारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो उस पर डायरेक्ट जो है वो रूल किया करती थी। और दूसरा देशी रियासत हुआ करता था, जिसमें राजा के शासन के अधीन हुआ करता था और ब्रिटिश प्रणाली के संबंध में हुआ करता था। वो मतलब रूल्स ब्रिटिश के हुआ करते थे और शासन उस पर राजा किया करते थे। इस तरीके के जितने रियासत थे उसमें से 552 जो रियासतें हुआ करती थी, मतलब जितने क्या रियासत, पूरे 552 रियासत हुआ करते थे। और 549 ने क्या किया कि भारत में अपना विलय कर लिया। केवल 3 ऐसे रियासत थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर, ये बोले कि भाई साहब हम अपना विलय क्या करेंगे
इंडिया में नहीं करेंगे, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। कंडीशन कुछ इस तरीके का हुआ कि हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई करके जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा और जम्मू एंड कश्मीर में जब पाकिस्तानियों ने, जिस वक्त राजा हरि सिंह वहां का राजा हुआ करते थे, उनके समय में जब पाकिस्तानी कबायलियों ने उन पर आक्रमण किया तो वो इंडिया के पास आए और बोले कि भाई साहब हम अपना विलय पत्र आपको लिख करके देते हैं। बात यहाँ पर हो गई थी खत्म। ये भी 552 के 552 देशी रियासत इंडिया में आकर के मिल गई, कहानी हुआ खत्म। अब आया एक नया मोड़। नया मोड़ क्या आया? कुछ लोग ऐसा मानते थे कि भाई साहब हमारा जो अपना राज्य है इसका एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि हम यहाँ पे, ये जो महाराष्ट्र है यहाँ पे हमारा जो है वो मराठी बोलने वाले लोग ज्यादा है, तो यहाँ का जो डिवाइडेशन होना चाहिए वो मराठी बोलने वाले लोगों के हिसाब पे होना चाहिए। मतलब कि भाषा के आधार पर लोगों ने राज्य का मांग करना स्टार्ट किया, क्योंकि ये गलत प्रवृत्ति का स्थापना जो हुआ था वो 1912 में हो गया हुआ था, बिहार, उड़ीसा और असम का डिवाइडेशन करके। अब क्या हुआ कि इस पे एक कमेटी को बैठाया गया और वो जो कमेटी थी पहली, उसका नाम था एस्केदर कमेटी। एस्केदर कमेटी ने ये बोला कि 1948 में, जून 1948 में इसको स्टेबल किया गया और दिसंबर 1948 में ये अपना रिपोर्ट सौंपा। यहां से 2 क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं आपके इस पूरे चैप्टर से। अब इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया कि हम भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को सही नहीं मानते हैं और ये सही नहीं है। अब थोड़ा सा जो विद्रोह था, जो आपका विद्रोह होना स्टार्ट हुआ था भाषा के आधार पर पुनर्गठन का, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा हुआ था। वो आंध्र प्रदेश के लोग जबरदस्त तरीके से जो है वो क्या करते थे कि अपना जो है प्रोटेस्ट को और आगे बढ़ाने लगे। फिर क्या हुआ कि 1948 दिसंबर में जो है वो जेबीपी कमेटी को बैठाया गया। अब ये जेबीपी कमेटी कौन था? जेबीपी कमेटी में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया शामिल थे और ये अपना रिपोर्ट अप्रैल 1949 में पेश किया। और इस जो रिपोर्ट था इसमें बोला गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो करना है वो सही तो नहीं है, लेकिन जनमानस में ऐसी भावना हो गई है जिसके कारण हमको इसको भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर देना चाहिए। टर्म एंड कंडीशन जोड़ा गया, ठीक है ना, कि भावना उत्पन्न हो गई है लोगों में, जनमानस में ऐसी भावना उत्पन्न हो गई है। अब ये बात लोगों को, जैसे आज जो है वो फार्म्स लॉ आते हैं दिमाग डाइवर्ट होता है, सीए आता है लोगों का दिमाग डाइवर्ट होता है, उस तरीके से उस वक्त भी दिमाग डाइवर्ट होना स्टार्ट हुआ था और लोगों को ऐसा लगा कि गवर्नमेंट ऐसा करना नहीं चाहती है। अब आया मेन मैटर। यहाँ पर मैटर क्या आया कि जो एक आंध्र प्रदेश के बहुत जबरदस्त नेता हुआ करते थे, इनका नाम था जो है वो पोट्टी श्रीरामुलु, ये अनशन पर बैठे हुए थे, ठीक है, और जबरदस्त अनशन पर बैठे बिना खाना खाए हुए 56 दिन का हड़ताल किए कि भाई साहब आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर डिवाइड करना चाहिए। नहीं हुआ डिवाइड, बेचारे मर गए। जैसे ही मरे और जनमानस में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई और लास्टली जो है आंध्र प्रदेश को डिवाइड करना पड़ा। और जब आंध्र प्रदेश डिवाइड हुआ तब भाई अगर आपने गलत काम किया तो हम भी गलत करेंगे, थोड़ा सा रूल को तो ब्रेक किया ही जा सकता है। अब जो है आंध्र प्रदेश का जैसे ही निर्माण हुआ वैसे ही तो भाषा के आधार पर सबसे पहले जो भाषा के आधार पर स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले जो स्टेबल किया गया हुआ राज्य था वो आंध्र प्रदेश था। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपका आ जाता है, या एक क्वेश्चन कभी भी यूपीएससी पूछ लेगी आपसे यहाँ पे। और स्वतंत्रता से पहले जो 3 राज्य स्टेबल किए गए हुए थे उसमें बिहार, उड़ीसा और असम हुआ करती थी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि फजल अली को बैठाया गया, क्योंकि और जो राज्य थे वो डिमांड करना स्टार्ट किया कि भाई साहब हमको भी चाहिए भाषा के आधार पर अपना एस्टेब्लिशमेंट। अब एक कमेटी को बैठाया गया, उस कमेटी में फजल अली थे, दूसरे लोग के एम पानीकर और एम एच कुंजड़ू थे। इन्होंने क्या बोला कि भाई साहब ऐसा है कि हम अपना रिपोर्ट सौंप रहे हैं 1955 में और इसमें कुछ चीजों को आप ध्यान में रख करके भाषा के आधार पर राज्यों का एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। इसमें टर्म एंड कंडीशन क्या जोड़ा गया कि देश की एकता एवं सुरक्षा के अनुच्छरण की संरक्षण होना चाहिए, भाषा एवं संस्कृति जो है वो उसकी एक रूपता बचाए रखनी चाहिए, वित्तीय एवं आर्थिक प्रशासनिक तर्क इसके अंदर होना चाहिए कि क्या राज्य जो है वो अपना जो उसका जीडीपी है, पर कैपिटा इनकम है, क्या उसको स्टेबल कर पाती है या नहीं कर पाती है, और जो भी इसके लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो पूरी तरीके से लागू होनी चाहिए। ये सारा बात कहा गया इस कमेटी में। तब हम भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात करेंगे।
इसके बाद क्या हुआ कि इसी कमेटी ने बोला कि जो 16 हम क्या करेंगे कि जितने ABCD करके जो राज्य है उन सारे राज्यों को भाई साहब आप हटा दीजिए और एटलीस्ट 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश को आप बनाइए। यहाँ पे क्या हुआ कि सरकार बोली कि भाई साहब आपने बहुत जबरदस्त मेहनत किया है, हम आपके बात को मानते हैं और हम राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाते हैं। और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि 7वां संविधान संशोधन किया 1956 में और जितने राज्य थे सारे राज्यों को खत्म कर दिया गया, ABCD राज्य को। और क्या किया गया कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश एटलीस्ट बनाए गए। यहाँ पर सिफारिश किया गया हुआ था 16 राज्य का और 3 केंद्र शासित प्रदेश का। इसमें क्या किया गया कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश गठन करने का बात कहा गया और गठन हुआ भी। और ये जो राज्य थे वो कुछ इस तरीके के थे: आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मुंबई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ये 14 राज्य थे। और जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो था अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप वाला एरिया हुआ करता था, मणिपुर और त्रिपुरा। बाद में इसको राज्य बनाया गया हुआ था। इतना तक बातें अगर आपको समझ में आई इस चैप्टर से जो सेशन 2 था, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए क्योंकि इसका पार्ट 3 भी हम लोग लाने वाले हैं। इस पार्ट 3 में आप और चीजों को वाइडली डिस्कस करेंगे और चीजें आपको और ज्यादा क्लियर होते चले जाएगी कि कब किस राज्य को स्टेबल किया गया और उसके लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और अभी हमारे देश की क्या स्थिति है। ये सारे चीज को डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन। लास्ट सेशन होगा अपना सेशन नंबर 3। तो अगर आपको लग रहा है कि चैनल डेडिकेटली वर्क कर रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट सेशन में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।